ऑलराइट, अब हम आ गए पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पे। अच्छा, अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम कहते भी हैं कि नो वन कैन बी मेड वर्स ऑफ, नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है, अगर आप किसी का फायदा करना चाह रहे हैं तो आपको किसी को कम फायदा देना पड़ेगा, यानी कि उसके फायदे को कम करना पड़ेगा, उसको थोड़ा नुकसान देना पड़ेगा। तो अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में हैं। और उसकी बड़ी एक आसान सी एग्जांपल ये है कि आप अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर मौजूद हैं तो इसके मतलब आप अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। एज अ फर्म भी बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि फर्म का भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन सकता है। अगर इकोनॉमी का बन सकता है तो फर्म का भी बन सकता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी शो करता है ना वो तो आप अगर पीपीसी पे ऑपरेट कर रहे हैं इसका मतलब है सारे रिसोर्सेज आपके ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे। तो अब इसका मतलब है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो दूसरी प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। तो अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो तब भी यही है कि आप अगर एक चीज़ को ज़्यादा बनाएंगे तो जिन लोगों को वो चीज़ चाहिए उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ बना रहे हैं लोग, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, उनके लिए फिर प्रोडक्ट कम हो जाएंगे और उनका बेनिफिट भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीपीसी पे ऑपरेट नहीं कर रहे फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा रिसोर्सेज जो आपके पास आइडल पड़े हुए हैं आप उनको इस्तेमाल कर लेंगे और दोनों को ज़्यादा बना लेंगे या एक को ज़्यादा बना लेंगे, लेकिन उससे दूसरे की क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास आइडल रिसोर्सेज अवेलेबल है। अच्छा, और इस तरह तो अगर आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पे पहुंच गए इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं और जो एफिशिएंसी आप अचीव करना चाह रहे थे वो कर रहे हैं। यानी कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी एक ऐसी टर्म है जो बताती है कि आप अगर इकोनॉमिकली एफिशिएंट होना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे आ जाए। तो अगर आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट अचीव कर चुके हैं इसका मतलब है आप इकोनॉमिकली एफिशिएंट हैं या इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर ये देखिए हम नीचे डायग्राम में, ये वाली डायग्राम, तो यहाँ एक पीपीसी बनाया गया आपके सामने नजर आ रहा है, एक जगह कार्स हैं एक जगह शूज हैं। तो अब अगर आप पॉइंट ए पर मौजूद हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता है आपके पास आइडल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप जो है वो दोनों को ज़्यादा बना सकते हैं, या अगर एक को भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उससे दूसरे की क्वांटिटी को कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलेंगे हम, तो ये तो इसको पता क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, इसको बोलते हैं पेरेटो इन एफिशिएंसी। यानी कि जो पॉइंट ए है दिस इज व्हाट वी कॉल पेरेटो इन एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स आप उस मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचे हुए। अच्छा, लेकिन अगर आप पॉइंट ए से मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉइंट सी या पॉइंट डी या पॉइंट बी, तो चूंकि आप मूवमेंट आपकी टुवर्ड्स बीपीसी हो रही है तो आप एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इसे हम बोलेंगे पेरेटो इम्प्रूवमेंट। और फाइनली जब आप पहुंच जाएंगे पीपीसी पर, सी डी या बी पॉइंट पर, तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई, चाहे बी पे पहुंचे, सी पे पहुंचे या डी पे पहुंचे। और अब हमें नजर आ रहा है कि अगर आप पॉइंट सी से डी पे जाएंगे, सी पे पहुंचने के बाद अगर डी पे जाएंगे तो आपको वाई के यूनिट्स को कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स। और इसी तरह अगर आप बी पे जाएंगे तो आपको एक्स के यूनिट्स सेक्रीफाइस करने पड़ जाएंगे इन ऑर्डर टू गेट मोर यूनिट्स ऑफ कार्स। तो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्वियसली आ जाती है यहाँ पर। तो ये फिर आपका पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट बन जाएगा, या आप कहेंगे आप पेरेटो एफिशिएंट हैं, ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक तो आगे समझ आसान है ना ये तो, राइट। यस सर। और बाकी मैंने ये नीचे लिख थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो इसको मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी से रिलेटेड ही था ये। फिर आगे हमारे पास डायनेमिक एफिशिएंसी। अच्छा, डायनामिक एफिशिएंसी ऐसी एफिशिएंसी होती है, ये एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इसमें आपके सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं। वैसे हमने आगे जाके बात करनी है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, लेकिन ईएस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन में आता है। और वो क्या होता है कि शॉर्ट रन में आपका कम से कम एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी फिक्स हो सकते हैं, और लॉन्ग रन के अंदर आपके सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो डायनामिक एफिशिएंसी जो है ये एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है और ये बताता है कि वो फर्म जो बहुत एक्सपैंड कर जाती हैं, बड़ी फर्म्स होती हैं और उनके पास काफी प्रॉफिट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्सेसिव प्रॉफिट है। और तो एक्सेसिव प्रॉफिट है तो वो दे कैन यूटिलाइज दैट एक्सेसिव प्रॉफिट इन द इन इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एफिशिएंट मेथड्स। ठीक है, यहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं वो। और
जब वो ये इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तो होंगे, लेकिन उनकी इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की डिमांड को ज़्यादा अच्छे तरीके से मीट कर पाएंगे, ये बात समझ आती है। लेकिन उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और ये छोटी फर्म की बस की बात नहीं है, और इसका मतलब आपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अब इजाफा कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिर हो सकता है आपको लैंड भी ज़्यादा लेना पड़े, लेबर भी आपको ज़्यादा चाहिए हो, स्किल्ड लेबर ऑफ कोर्स, और कैपिटल तो चाहिए ही होगा। तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन डायनामिक एफिशिएंसी में होता क्या है कि ये डायग्राम में ऐसे शो करते हैं कि आप एक हायर एवरेज कॉस्ट कर्व से आप एक लोअर एवरेज कॉस्ट कर्व पे आ जाते हैं। और उसमें जैसे कि मैंने 2 पॉइंट दिखाए हुए हैं, तो इसमें आपकी आउटपुट बढ़ जाती है लेकिन कॉस्ट कम हो जाती है। और आउटपुट बढ़ने की बजाय हमने ऊपर पढ़ ली हुई है कि वो जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं या न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, या इवन कि आपके पास ट्रेन वर्कर्स आ गए हैं, वो भी इसी में ही आ जाएगा। और उसपे आप ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगा भी रहे हैं स्टाफ के। तो डायनामिक एफिशिएंसी जो है ना, इट इज ऑलवेज शोन थ्रू अ शिफ्ट इन LRAC, कि आप जो है ना वो एक लोअर LRAC पे, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ आप आगे ही रहे। तो और इवन के आप अगर आउटपुट ना भी ज्यादा प्रोड्यूस करें, तो उतनी आउटपुट में भी आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन आप, जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो गई है, तो आप आउटपुट क्यों ज्यादा नहीं बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे। और जबकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी अब ज्यादा हो गई है, क्योंकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो स्किल्ड लेबर है, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, तो आउटपुट तो बढ़ेगी ही, और कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। तो ये डायनामिक एफिशिएंसी को दिखाने का नॉर्मली, इसमें ऑफ कोर्स 20 का सवाल तो आ नहीं सकता। या तो सेक्शन ए में छोटा सा सवाल आ जाएगा 3-4 नंबर का, या फिर MCQs में वो खैर उसमें तो पूछ ही लेते हैं आपको कि डायनामिक एफिशिएंसी क्या होती है। अच्छा, फिर हम आगे आ जाते हैं मार्केट फेलियर। इसके बारे में आपने ओ लेवल्स में जरूर पढ़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि मार्केट फेलियर से मुराद क्या होता है? मार्केट फेलियर से मुराद होता है मार्केट सिस्टम का फेलियर। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो इस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रही कि उसमें सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखा जाए, या सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव नहीं कर रहे, कि आप अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर रहे, ठीक है, और आप जो है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी कंसिडर नहीं कर रहे, जो कि एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। मतलब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है तो आप लोएस्ट पॉसिबल AC पे नहीं ऑपरेट कर रहे, और एलोकेटिव नहीं है तो आप MC = P, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, उस पर भी ऑपरेट नहीं कर रहे। तो सोसाइटी का जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो भी नहीं देखा जा रहा। मार्केट फेलियर में हम यही देखते हैं, क्योंकि उसमें तो जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपने प्राइवेट बेनिफिट को और प्राइवेट कॉस्ट को देख रहे होते हैं, उन्हें क्या फायदा हो रहा है, तो उसी को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, लेकिन अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जब आती है, आपने याद रखना है, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से कॉस्ट कम हो जाती है, और आप लोअर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जिससे कंज्यूमर्स का फायदा होता है। और अगर कंज्यूमर इस्तेमाल करेंगे और वो एक, लेट्स से कि मेरिट गुड है, तो उससे दूसरों का भी फायदा हो रहा है। आप, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी साइड बाय साइड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल फायदा जो है इसमें सोसाइटी का ही हो रहा है। लेकिन चूंकि वो ये कंसिडर नहीं करते, वो कहते हैं जी अगर कॉस्ट ज्यादा है तो कोई बात नहीं, जैसे कि मोनोपोली के केस में होता है, और वो उतना प्रोड्यूस नहीं करते जितना कि डिजायरेबल है, तो ना तो कॉस्ट मिनिमम होती है, और ना ही सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसको कंसिडर करके पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाता है। तो मार्केट फेलियर तो हमें, और आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं ना कि when resources are not used to maximize पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर, तो हम कहते हैं मार्केट इज फेलिंग। तो अब मार्केट फेलियर हमेशा हमें नजर आएगा अगर ये चीजें मौजूद हैं, ये फैक्टर्स मौजूद हैं। एक है रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर। अब पहले शुरू करें एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी से आप वाकिफ हैं, ये इसे थर्ड पार्टी कॉस्ट बोलते हैं, O लेवल में भी पढ़ा हुआ है आपने। और इनफैक्ट ना, अच्छा आज ना थोड़ा लेट मैं भी हो गया था, लेकिन आज ना मेरा ख्याल है यहीं पे ही हम रोक देते हैं, क्योंकि ये हम इसको कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम 1 गो में कम से कम, खैर है तो थोड़ा सा ही, लेकिन ये कि आप ऐसा करो, मार्केट फेलियर को पढ़ लेना, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम है नहीं। मेरे ख्याल में O लेवल में भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कल जल्दी से स्टार्ट लेसन के स्टार्ट में ही जल्दी से इसको गो थ्रू कर दूंगा।
या आपका जो क्वेश्चन होगा वो हम इसको एड्रेस कर लेंगे और हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि इसके मैंने आपको कोई भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन और एमसीक्यूज नहीं देने। वजह क्या है, क्योंकि जो अगला टॉपिक है इससे रिलेटेड है और पेपर में क्वेश्चन इन दोनों को मिला के आते हैं। तो इस वजह से हम अगला टॉपिक जब कवर करेंगे तो तब हम इसके पास्ट पेपर जो है ना वो भी देखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दूंगा वर्कशीट या एमसीक्यू द्वारा। तो आज फिर इतना ही रखते हैं। खुदा हाफिज। ओके।